चलिए हिंदी में कहानी अकेली को कल से हम आगे थोड़ा सा पढ़ेंगे। अब यहाँ पर देखिए, कल हमने आपको बताया था कि सोमा बुआ किस प्रकार से पुरानी बातों को दुखित होकर फिर रोने लगती है। फिर उसकी भाभी जो राधा थी वो क्या बोलती है, अरे रोती क्यों हो बुआ, कहना सुनना तो चलता रहता है। सन्यासी महाराज 1 महीने को ही तो आकर रहते हैं, सुन लिया करो और क्या है। इस प्रकार से उनकी भाभी बोलती हैं अपनी बुआ को। सुनने को तो सुनती ही हूँ, बुआ क्या बोलती है, सुनने को तो सुन लेती हूँ पर मन को तो दुखता ही है कि 1 महीने को आते हैं तो भी कभी मीठे बोल नहीं बोलते। मेरा आना जाना उन्हें सुहाता नहीं है। सो तू ही बता राधा, ये तो साल के 11 महीने हरिद्वार में रहते हैं, इन्हें तो नाते रिश्ते वालों से कुछ लेना देना नहीं है, पर मुझे तो सबसे निभाना है। मैं भी सबसे तोड़ ताड़ के बैठ जाऊं तो कैसे चले। कहने का अर्थ यह है कि सामाजिक जीवन में रिश्ते नातों को संभालना और संभाल के चलना एक बहुत अच्छी सामाजिक रीत होती है। उस पर भी बुआ अपने रिश्ते नाते तोड़कर बैठ जाए तो कैसे काम चले। इस प्रकार से बुआ का कहना है। मैं तो इनसे कहती हूँ कि जब पल्ला पकड़ा है तो अंत समय में भी साथ ही रखो। कहने का अर्थ यह है कि जब साथ है तो पूरा साथ निभाना चाहिए। सो तो इनसे होता नहीं है, सारा धर्म करम ये ही लूटेंगे, सारा जस ये ही बटोरेंगे। मैं अकेली पड़ी पड़ी यहाँ इसके नाम का रोया करूं, उस पर कहीं आऊं जाऊं वह भी इनसे बर्दाश्त नहीं होता। सो बुआ फूट फूट कर रो पड़ी। राधा ने आश्वासन देते हुए कहा, अब रो नहीं बुआ, अरे वे तो इसलिए नाराज हुए कि बिना बुलाए तुम चली गई। आपके जो सन्यासी महाराज जी हैं वो इसीलिए आप पर नाराज हुए कि आप किशोरी लाल जी के यहाँ बिना बुलाए ही चली गई। सो उनको अच्छा नहीं लगा, इसलिए वो आपसे नाराज हैं। बेचारे इतने हंगामे में बुलाना भूल गए, मैं भी मानकर बैठ जाती। ठीक है, अब बुआ क्या बोल रही हैं कि मैं भी ये मान जाती कि हंगामे में, शोर शराबे में मुझे बुलाना भूल गए, मानकर बैठ जाती। फिर घर वालों को कैसा बुलाना। फिर मैंने सोचा कि घर वालों को कैसा बुलाना, मैं तो अपनेपन की बात जानती हूँ। सोमा बुआ ने सादगी से जवाब दिया कि मैं तो ये मानती हूँ कि घर वालों को क्या बुलाना, मैं अपनेपन को ही जानती हूँ। कोई प्रेम नहीं रखे तो 10 बुलावे पर भी न जाऊं। अगर कोई हमसे प्रेम पूर्वक व्यवहार न करे और 10 बार भी बुलावे तो मैं नहीं जाऊंगी, और प्रेम रखे तो, और प्रेम व्यवहार रखे तो बिना बुलाए सिर के बल चली जाऊं। कहने का अर्थ यह है कि जहाँ प्रेम, स्नेह, मान सम्मान मिलता है वहाँ सोमा बुआ जैसी महिला बिना बुलाए ही उनके कार्यक्रम में चली जाती हैं। क्यों? क्योंकि उनका अकेलापन से थोड़ा सा ध्यान हट जाता है, उनके मन को खुशी मिलती है। मेरा अपना रहखू होता, जो उनका बेटा का नाम था रहखू, ठीक है, उस प्रकार से बता रही हैं आगे। और उसके घर काम होता तो क्या मैं बुलावे के भरोसे बैठे रहती।
रखहू उनका देवर था। आगे थोड़ा सा देखेंगे उसके बारे में। आज आगे क्या बोल रहा है देखिएगा। बुलावे के भरोसे नहीं बैठे रहती, मैं उसके बुलावे का इंतजार नहीं करती। मेरे लिए जैसा रखू वैसा किशोरी लाल। आज रखू नहीं है, इसी से दूसरों को देखकर मन भरमाती हूँ और हिचकियाँ लेने लगी। इस प्रकार से उनका मन भर आया। अब आगे क्या बता रहा है देखिएगा। पापड़ों को फैलाकर स्वर को भरकस कोमल बनाकर राधा ने कहा, तुम भी बुआ बात को कहाँ से कहाँ ले गई, अब चुप भी हो। अच्छा देखो, मैंने तुम्हारे लिए पापड़ भूनकर लाती हूँ, खाकर बताना और कैसा है यह पापड़। इस प्रकार से बोलकर ऊपर चढ़ गई। ठीक है। कोई सप्ताह भर बाद बुआ बड़े प्रसन्न मन से आई और सन्यासी जी से बोली, सुनते हो, देवर जी के ससुराल वालों की किसी लड़की का संबंध भागीरथी के यहाँ हुआ है। वे सब लोग यहीं आकर ब्याह कर रहे हैं। देवर जी के बाद तो उन लोगों से कोई संबंध ही नहीं रहा, फिर भी तो संबंधी ही हैं। वे तो मुझको, वे तुमको भी बुलाए बिना नहीं मानेंगे। समधी को आखिर कैसे छोड़ सकते हैं। और बुआ पुलकित होकर हंस पड़ी। पुलकित मतलब खुश होकर, प्रसन्न होकर हंस पड़ी। सन्यासी जी की मौन उपेक्षा से उनके मन में ठेस पहुंची। इस प्रकार से बुआ ने बताया कि हमारे देव समधी जी नहीं रहे, फिर क्या हुआ, लेकिन हमें वे नहीं भूलेंगे। इस प्रकार से हमें शादी में जरूर बुलाएंगे। और स्वामी जी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी तो उनके मन को थोड़ा सा ठेस पहुंची, मतलब थोड़ा सा मन दुखी हुआ। फिर भी वो प्रसन्न थी। इधर उधर जाकर वे इस विवाह की प्रगति की खबरें लाती, मतलब विवाह के बारे में क्या क्या तैयारियां हो रही हैं उसकी थोड़ी सी समाचार लाती। आखिर एक दिन यह भी सुन आई कि उनके समधी यहाँ आए हैं और जोर शोर से तैयारियां हो रही हैं। सारी बिरादरी को दावत दी जाएगी, खूब रौनक होने वाली है। दोनों पैसे वाले जो ठहरे, कहने का अर्थ यह है कि लड़का पक्ष और लड़की पक्ष दोनों ही अच्छे खासे पैसे वाले हैं। क्या जाने हमारे घर तो बुलावा आएगा या नहीं। ये बुआ कहती हुई क्या बोली, देवर को मरे 25 बरस हो गए, मतलब उनके देवर जी का देहांत हुए 25 वर्ष हो गया था। उसके बाद से तो कोई संबंध नहीं रखा। रखे भी कौन, यह काम तो मर्दों का होता है। घर के मुखिया पुरुष मर्द का होता है। मैं तो मर्द वाली होकर भी बेमर्द ही हूँ। एक ठंडी सी सांस लेकर उनके मन से आह निकल गई। ठंडी सांस भरते हुए उसने कहा कि मेरे स्वामी जी होते हुए भी नहीं के बराबर हैं, जो 11-11 महीने तीर्थ में रह जाते हैं। अब देखिए आगे क्या बोल रहे हैं। अरे वाह बुआ, तुम्हारा नाम जैसे कैसे नहीं होगा। राधा क्या बोली, तुम्हारा नाम उसमें कैसे नहीं होगा, तुम भी तो समधिन ठहरी। देवर चाहे हो न रहे, पर कोई रिश्ता थोड़े ही टूट जाता है। दाल पीसती हुई घर की बड़ी बहू बोली। बड़ी बहू क्या बोल दी कि तुम्हारा नाम बुलावे में कैसे नहीं होगा, आखिर तुम समधन जो ठहरी। भले ही देवर जी रहे न रहें, रिश्ता तो रहेगा ना। इस प्रकार से बोले। है बुआ, नाम है, मैं तो सारी लिस्ट देखकर आई हूँ। उनकी एक ननंद सी वह बोली। बैठे
ही बैठे 2 कदम आगे सरक कर बुआ ने बड़े उत्साह से पूछा, तू अपनी आंखों से देखकर आई है कि बुलावे वाले नाम की लिस्ट में मेरा नाम है? नाम तो होना ही चाहिए, पर मैंने सोचा कि क्या जाने आजकल फैशन में पुराने समधियों को बुलाना हो कि न हो। और बुआ बिना 2 पल भी रुके वहां से चल पड़ी। अपने घर जाकर सीधे राधा भाभी के कमरे में चढ़ी। क्यों री राधा, तू तो जानती है कि नई फैशन में लड़की की शादी से क्या दिया जावे। लड़की की शादी में आज के नए फैशन में क्या दिया जाना चाहिए। समधी वाला मामला जो ठहरा सो वो भी पैसे वाले। खाली हाथ जाऊंगी तो अच्छा नहीं लगेगा। मैं तो पुराने जमाने की ठहरी। तू ही बता, शादी में लड़की को क्या दूं। अब कुछ बनाने का समय तो रहा नहीं, 2 दिन बाकी हैं, सो कुछ बना बनाया ही खरीद लाना। इस प्रकार से बुआ ने राधा से कहा। क्या देना चाहती हो अम्मा? जेवर, कपड़ा, सिंगारदान या कोई और चांदी की चीज? इस प्रकार से पूछा। किसने? राधा ने। उसने फिर कहा बुआ ने, मैं तो कुछ भी नहीं समझ रही हूँ री। जो कुछ पास है तुझे लाकर दे देती हूँ। जो तुझे ठीक लगे, ठीक समझ में आए वो बाजार से ले आना। बस इतना रखना कि भद्द नहीं उड़नी चाहिए। इतना ध्यान रखना कि रिश्ते का मजाक नहीं उड़ना चाहिए। अच्छा देखूं पहले कि कितने मेरे पास कितने रुपए हैं। और वो डगमगाते कदमों से नीचे आई। 2-3 कपड़ों की गठरियां हटाकर एक छोटा सा बक्सा निकला। उसका ताला खोला उसने। इधर उधर करके एक छोटी सी डिबिया निकाली। बड़े जतन से उसे खोला। उसमें 7 रुपए और कुछ रेजगारी पड़ी थी। 7 रुपए और कुछ रेजगारी मतलब कुछ चिल्लर सिक्के पड़े थे और एक अंगूठी पड़ी थी। बुआ का अनुमान था कि रुपए कुछ ज्यादा ही होने चाहिए, पर 7 रुपए ही निकले तो वो सोच में पड़ गई। रईस समधियों के घर में इतने से रुपयों से एक बिंदी भी नहीं लगेगी। उनकी नजर अंगूठी पर गई। यह उनके मृत पुत्र की एकमात्र निशानी उनके पास रह गई थी। बड़े बड़े आर्थिक संकटों के समय में भी उस अंगूठी का मोह नहीं छोड़ सकी। आज भी एक बार उसे उठाते हुए उसका दिल धड़क सा गया। फिर भी उन्होंने 5 रुपए और वह अंगूठी आंचल में बांध ली, बक्से को बंद किया और फिर ऊपर चली गई। पर इस बार उनके मन में उत्साह कुछ ठंडा सा पड़ गया और पैरों की गति शिथिल थी। कहने का अर्थ है कि पैरों में जो उत्साह था, जो मन में उत्साह था, वो धीमा हो गया, कम हो गया। और पैरों की जो गति थी वह धीरे हो गई, कम पड़ गई। राधा के पास जाकर बोली, रुपए तो नहीं निकले बहू, आए भी तो कहाँ से? मेरे कौन कमाने वाला बैठा है? उस कोठरी का किराया आता है, उसमें 2 समय की रोटी निकल जाती है, जैसे तैसे। और वो इतना कहते हुए रो पड़ी। राधा ने कहा, क्या करूं बुआ, आजकल मेरा भी हाथ तंग है, नहीं तो मैं ही दे देती। अरे पर तुम देने के चक्कर में पड़ती ही क्यों हो? आजकल लेन देन का रिवाज ही उठ गया है। इस प्रकार से राधा ने बुआ को कहा कि इस लेन देन के चक्कर में मत पड़ो, आजकल लेन देन का रिवाज कहाँ रह गया है। इस प्रकार फिर बुआ बोली, नहीं रे राधा, समधियों का मामला ठहरा,
25 बरस हो गए तो भी वे नहीं भूले और मैं खाली हाथ जाऊं, नहीं नहीं, इससे तो मैं न जाऊं तो ही अच्छा। इस प्रकार से बुआ ने कहा कि हमारा जो संबंध है, हमारा जो रिश्ता है वो समधियों वाला है, मतलब मजबूत और पास का रिश्ता है, इसलिए भले ही 25 वर्ष क्यों ना हो गए हों उसने हमें नहीं भूला है, और इसके बाद भी मैं खाली हाथ जाऊं तो ये अच्छा नहीं लगता है। उससे अच्छा तो है कि मैं न ही जाऊं। तो राधा ने क्या बोला, तो जाओ ही मत, चलो छुट्टी हो गई। इतने लोगों में किसे पता चलेगा कि आई या नहीं। राधा ने समस्या का सीधा सीधा हल बताते हुए कह दिया कि अब मत जाओ, चलो अब बात हो गई खत्म। इस प्रकार से किसी को कहाँ पता चलेगा कि बुआ आई भी थी कि नहीं। बड़ा बुरा मानेंगे, बुआ क्या बोली, नहीं बड़ा बुरा मानेंगे, सारे शहर के लोग जाएंगे और मैं समधन होकर भी नहीं जाऊंगी तो यही समझेंगे कि देवर जी के मरने के बाद भी उसने संबंध तोड़ लिया। नहीं नहीं, तू ये अंगूठी बेच ही दे। और उन्होंने आंचल की गांठ को खोलते हुए एक पुराने जमाने की अंगूठी राधा के हाथ में रख दी। फिर बड़ी मिन्नत भरे स्वर में बोली कि तू बाजार जाकर इसे बेच देना और जो कुछ ठीक समझे खरीद के ले आना, बस शोभा रह जाए इतना ख्याल रखना, बस हमारा मान रह जाए। इस प्रकार से कहते हुए बुआ ने राधा को वो अंगूठी उनके हाथ में थमा दी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आगे की कहानी फिर हम आपको कल पढ़कर बताएंगे। थोड़ा सा आप लोग भी पढ़ लीजिएगा। बहुत अच्छा सामाजिक स्तर पे इस प्रकार का कहानी देखने, सुनने और पढ़ने को मिलता है। समाज के रीति रिवाज कैसे होते हैं, समाज में रीति रिवाजों को कैसे संभाला जाता है, यह हमारे बड़े बुजुर्ग से हमें सीखना होता है, जानना होता है। उनके अनुभव से हमें बहुत अच्छी शिक्षा मिलती है, सीख मिलती है। तो आगे हम देखेंगे अगले दिन। अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।